अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज के प्रोग्राम में हम मरहलावार 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक तो है ये सियासी बयानात और अपोजिशन की मुलाकातें, जो कि अभी आप सुन भी रहे थे। दूसरे मरहले में हम बात करेंगे जो पीका का पे तरमीम की गई थी, उस हवाले से हुकूमत की तरफ से जो यू टर्न लिया गया और अदालत की तरफ से आज जो फैसला सामने आया और रिमार्क्स भी बड़े अहम रहे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब अब पहुँचने ही वाले हैं कुछ देर में मॉस्को, और ये उनका जो विजिट है उसको बड़ा तारीखी करार दिया जा रहा है। इन तीनों पर हम बात करेंगे आज। आगाज़ कर लेते हैं सियासी गहमा गहमी से। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो बातचीत जारी है उसमें अपोजिशन आज एक तो इकट्ठी हुई, उसके अलावा भी बड़ी अहम मुलाकातें हैं जो काफ़ी दिनों से जारी हैं। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। आज जो हाईलाइट रही अहम मुलाकात के हवाले से वो मौलाना साहब की चौधरी बिरादरान से मुलाकात रही। आसिफ अली जरदारी की भी चौधरी परवेज़ इलाही से जो शाये में मुलाकात है उसके हवाले से भी बहुत बातचीत रही, उसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। आज के शो में हमारा मौजू जो अपोजिशन की गहमा गहमी, जो सियासी गहमा गहमी है, उस हवाले से एक तो ये रहेगा जो मरियम औरंगजेब ने, माफ़ कीजिएगा, उस दिन जो प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि इससे अब क्या मुराद ली जाए, जब एक तरफ अदम एतमाद के हवाले से एतमाद भी दिखा रही है अपोजिशन, दूसरी तरफ हुकूमत ने आज बड़ा अहम इंकशाफ किया। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमारे अरकान हैं जिनको अपोजिशन अपना साथ देने के लिए अदम एतमाद में पैसों की ऑफ़र कर रही है। ये बड़ा संजीदा इल्ज़ाम है जो हुकूमत की तरफ से सामने आया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम अपोजिशन की बात करें, नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब वो आकर ये कहते हैं कि जो हुकूमती वज़रा टीवी चैनल्स पर आकर प्रोग्राम्स में आके हुकूमत का साथ देते हैं, बात करते हैं कि कोई किसी सूरत की अपोजिशन कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वो उन टॉक शो से उठकर जब जाते हैं तो हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हुकूमती वज़रा उनको कॉल करके कहते हैं हमें जो है वो आप कोई जगह बना लें अपनी पार्टी में हमारे लिए। ये एहसन इकबाल साहब का बयान है। और साथ ही ये कहते हैं कि हुकूमत के जिस बंदे को हम रब्ता करते हैं वो हमें तैयार होता है हमारे साथ मिलने के लिए। ये दो मुख्तलिफ किस्म के दावे हैं जो एक हुकूमत की तरफ से सामने आ रहे हैं, एक अपोजिशन की तरफ से। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, बयानात दर बयानात हैं या हकीकत कुछ और है, वाकई अपोजिशन कुछ करने जा रही है। दूसरा हमारा मौजू रहेगा, जैसा कि मैंने आगाज़ में बात की, पीका के हवाले से, और आखिर में हम बात करेंगे रशिया के मामलात पे प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के हवाले से। हमारे साथ हैं ओवैस तौहीद साहब, मोइज़ जाफरी साहब और मुर्तज़ा सुलंगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों से हम तीनों मामलात पे बात करेंगे। मोइज़ साहब से कानूनी नुक्ते में बात करेंगे पीका के हवाले से, और आप तीनों का सियासी मामलात के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की मैं कोशिश करूँगी। सुलंगी साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। एहसन इकबाल साहब अब एक बात कह रहे हैं कि जो ये वज़रा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाद में टॉक शो से उठ के हमें फ़ोन करते हैं कि हमें अपने साथ शामिल कर लें, कुछ जगह बना लें हमारी। दूसरी तरफ फवाद साहब कह रहे हैं कि ये लोग इस हद तक जा रहे हैं कि हमारे मेंबरान असेंबली को फ़ोन करके पैसे ऑफ़र कर रहे हैं। आपको इन दोनों एक्सट्रीमली मुख्तलिफ जो मौक़िफ़ है, इसके अंदर किस में कोई हकीकत के करीब कौन सी बात लगती है? मेरे ख्याल में आप दोनों की बातों को ज़रा साइड पे कर दें। जो अपोजिशन कह रही है, जो दावे कर रही है, और जो हुकूमत कर रही है। आप इस बात को देखें कि सियासत आजकल के माहौल में नज़रिए पर नहीं होती, मफादात पे होती है। और जो अरकान हैं असेंबली के, वो अपने जो कलील मुद्दत के और तवील मुद्दत के जो मफादात हैं उनको सामने रख कर अपने सियासी फैसले करते हैं। इसी वजह से आप देखते हैं कि वही चेहरे कभी वो पीपल्स पार्टी में होते हैं, कभी नून लीग में होते हैं, कभी क्यू लीग में होते हैं, कभी पीटीआई में होते हैं। तो इस वक्त जो माहौल है मईशत का, गवर्नेंस का, महंगाई का, बेरोजगारी का, उसको देखते हुए आप लोगों के सर्वेज देख लें कि इस वक्त अगर इलेक्शंस होते हैं या अगले 6 माह में इलेक्शंस होते हैं तो इस वक्त जो पीटीआई की सूरत हाल है वो बहुत परेशान कुन है। तो इस वजह से मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि जो पीटीआई के अरकान हैं, ख़ास तौर पर पंजाब में और किसी हद तक खैबर पख्तूनख्वा में, वो अपने मुस्तकबिल के मफादात को देखकर फैसले करें। अगर फैसले सिर्फ पैसे से होते। जी जी बोलिए जी, आप जी मुकम्मल भी कीजिए, साथ में ऐड भी कर देती हूं सवाल अपना। सुलंगी साहब अगर आप जी 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 पैसों के हवाले से अगर फैसले होंगे तो तिजोरी पर तो हुकूमत बैठी है, डेवलपमेंट फंड्स उनके पास हैं, अरबों रुपए उनके पास हैं। तो उस हवाले से तो फिर तमाम जमातों के लोग टूट के पीटीआई में जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा।
तो मैं समझता हूं कि ये एक सीरियस डेवलपमेंट है और हर गुजरते दिन के साथ हालात हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन सोलंकी साहब, देखने की हद तक अगर हम बात करें, अवाम के सेंटिमेंट, महंगाई जो अभी रिसेंट जो प्राइसेस पेट्रोल की बढ़ी हैं, उसके बाद हम आम शहरी से भी बात करते हैं तो हमें कहते हैं आप महंगाई के बारे में बात करें टॉक शोज में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब तो अवामी राब्ते के पहले सिलसिले में उस दिन इतना बड़ा जलसा हुआ और बड़े नारे लगे, बड़ा पुरजोश क्राउड भी सामने आया, तो हुकूमत तो उस बात को सामने रखती है कि आप देखें प्राइम मिनिस्टर आज भी बाहर निकलते हैं तो अवाम निकल के आते हैं उनके लिए। प्राइम मिनिस्टर अगर जाए ना अनारकली में और राजा बाजार में सिक्योरिटी के बगैर, तो उनको पता चल जाएगा कि वो कितने मकबूल है। जब आपके पास वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, डीसी हैं, पटवार खाने हैं, तो एक मंडी बहाउद्दीन में चंद हजार का जलसा करना, उससे आप मकबूल कैसे हो गए? अच्छा, तो मैं मोहित साहब आपकी तरफ आती हूँ। एक बात है जो मैं समझने से कासिर हूँ, जो उस दिन मरियम औरंगजेब की प्रेस रिलीज थी, वो कहती है हमारे लोगों को अभी भी कॉल्स आ रही हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, और जो लोग हुकूमत से भी शामिल होना चाहते हैं, कुछ इस तरफ उनका इशारा था। लेकिन अब इशारतन ही बात वो कर रही हैं, लेकिन बड़ा डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रही हैं वो एक तरफ। आपकी नज़र में हम मोहतात बात ही कर सकते हैं इस सिलसिले में कि क्या ये मुमकिन है कि किसी इंडिविजुअल की तरफ से इंटरफेरेंस की जा रही हो, और अगर की भी जा रही है तो फिर क्या स्ट्रेटजी है इन इतनी एक्सपीरियंस सियासी ऑपोजिशन की, सियासी जमातों की, कि अगर अभी भी ये जीरो पर खड़े हुए हैं, जो आगाज़ जहाँ से किया था कि फेवर्स हासिल हैं हुकूमत को, कोई और दबाव दिया जाता है हर तरह का अरकान के ऊपर, तो फिर तो वहीं पर खड़े हुए हैं। मरियम औरंगजेब की इस प्रेस रिलीज को आप कैसे देखते हैं? आपसे बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मेरे ख्याल में अगर तो उनकी प्रेस रिलीज का ये इशारा था कि आज भी हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो जिस तरह सोलंकी साहब ने वाजे किया है, एक हुकूमत का, आला सरकार के बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारी यहाँ पे हथकंडे होते हैं रियासत के, उनमें से कुछ कुछ अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर उनका इल्ज़ाम इस तरफ है, और इंडिविजुअल नोड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर एक पूरी एस्टैब्लिशमेंट का ढांचा नहीं इस्तेमाल हो रहा, तो वो भी एक जायज़, मतलब एक मंतकी इल्ज़ाम लगता है अगर उसके अंदर वो वज़न है। दूसरा, अगर उनका ये कहना है, जो एहसन इकबाल साहब की बात को अगर आगे बढ़ा रही हैं और वो ये कहना चाह रही हैं कि लोग हमारे साथ शामिल होने के लिए हमें फ़ोन आ रहे हैं, तो भी मेरे ख्याल से समझा जा सकता है, क्योंकि अब अगर आप ये इस सपोजिशन पे चलें कि जो अंपायर की हाथ थे और उंगलियों के साथ जुड़े कठपुतलियों की रस्सियां थी, अगर वो सब अब कट गई हैं या कम से कम वो हाथ अभी नीचे रख दिए गए हैं, तो अब सब लोग जो है वो ले ऑफ द लैंड सस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो कि मैं कंसिस्टेंटली कहता आया हूँ, और मुर्तज़ा साहब का जब मैं मेहमान था तो भी मैंने कहा था, और यहाँ पे हम मुत्तफिक नहीं है कुछ चीजों के हवाले से, वो और मुझे नहीं पता कि वो मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे या नहीं, ऑब्वियसली आई विल डिफर टू व्हाट ही हैज टू से हिमसेल्फ। लेकिन देखें, ये एक लार्जर पिक्चर हमें नहीं भूलनी चाहिए कि आज तक सादिक सिंधरानी को 2 दफा निकालने की कोशिश की और नाकाम रहे, क्योंकि हाथी के जो दांत थे वो दिखाने के और थे और खाने के और थे। अभी भी ये स्पीकर को पहले निकाला जाए या नहीं, इस बात में मंतक है, क्योंकि देखें, आप जब नो कॉन्फ्रेंस का मोशन लाते हैं तो 3 दिन से पहले वोट नहीं करा सकते और 7 दिन से ताखीर नहीं कर सकते। उस 3 दिन के अंदर, बल्कि मोशन लाने के 3 मिनट के अंदर जो इमरान खान साहब कर सकते हैं, उसके ऊपर भी जरा गौर होना जरूरी है, और ये बात नजर में रखना जरूरी है कि यहाँ पे जो हो रहा है वो इस तरह है कि एक प्लेग्राउंड है जिसके अंदर जो प्लेग्राउंड के मालिकान है, वो चाहे अवाम भी हो, लेकिन उस प्लेग्राउंड पे कब्जा किसी और का है, और इस वक्त अवाम के नुमाइंदगान को बारी मिल रही है, ऑपोजिशन के नुमाइंदगान को बारी मिल रही है कि वो एक राइड के ऊपर से हुकूमत को हटा दें और खुद बैठ जाएं। यहाँ पे ये बात खत्म हो गई है कि वो प्लेग्राउंड किसका है और अवाम का होना चाहिए और काबिजों को हटा देना चाहिए। यहाँ पे अब बस ये बात हो गई है कि अब मेरी बारी है इस खिलौने के घोड़े पे बैठने की। तो ये तो एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। और अगर अब इसको करने में भी डर है, क्योंकि देखें, जहां वजीर आजम को आप निकाल सकते हैं, वहां वजीर आजम भी बहुत सारे लोगों को निकाल सकते हैं। तो शायद ये सारी बातों की वजह यह है कि इस वक्त सिर्फ बातें ही करनी है, इस वक्त सिर्फ डराना है, क्योंकि डरा के शायद कुछ मिल जाए। क्योंकि अगर आगे जाके ट्रिगर पुल करने की कोशिश की तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वजीर आजम की सवाबदीद और वजीर आजम के प्लेजर पे सर्व करते हैं। तो फिर देखा जाएगा कि ये प्लेग्राउंड क्या है, ये खेल क्या है, और इस खेल के असली मालिकान यानी कि अवाम, उनकी रिप्रेजेंटेशन के मफाद में ये सब कुछ हो रहा है या महज ये म्यूजिकल चेयर्स हम खेल रहे हैं।
सही। ओवैस साहब, आप बताइएगा, आप कैसे देखते हैं इन फोन कॉल्स के हवाले से हर रोज जो बयानात आते हैं? दूसरी तरफ ये कि जो इत्तेहादी हैं, हुकूमत क्या जो ये बात बार बार कहती थी कि हम बिल्कुल घबरा नहीं रहे हैं, ये अज़म ठीक है हुकूमत का ना घबराने का? क्योंकि काफ लीग आज भी मौलाना साहब से मिल रही है, MQM के वजीर ने पीका के हवाले से भी बड़ी खुलकर पोजीशन ले ली है, तो दोनों तरफ मामला चल रहे हैं। बेशक एक तरफ मोनिस इलाही साहब कहते हैं कि हमने साथ निभाने के लिए बनाया था, लेकिन दूसरी तरफ बार बार चौधरी बरादरान अपोजिशन को होस्ट भी करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं सारी मुलाकातों और मामलात को? शुक्रिया आप साहब। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का एक असूली फैसला है अपोजिशन का, बड़ी मुश्किल से उन्होंने फैसला किया है, तो वो तो जाहिर बात है कि ये बात इजहार कर रहा है इस बात का कि उनको एक स्पेस मिली है, और वो अक्टूबर और नवंबर के बाद एक स्पेस मिली है जब ISI की सरबराही की तैनाती के मामले पे एक कजिया खड़ा हुआ था। अपोजिशन ये समझती है कि कहीं ना कहीं एक खलीज है, कहीं ना कहीं एक एतमाद का फुकदान है, और इस स्पेस से हमें फायदा उठाना चाहिए। अब क्या वो स्पेस इतनी है कि अपोजिशन को कह रहे कि जी आप सेरा बांध दीजिए और आप इस कुर्सी पे बैठ जाइए और आप ही बस आप ही मालिक हैं, आप ही वाली हैं और आपने ही इस मुल्क की किस्मत को सुधारना है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है ये बैक एंड फोर्थ जो हो रही है, मौलाना खुदरहमान साहब मुलाकात कर रहे हैं, जरदारी साहब एक्टिव हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, तो इससे ये तो है कि एक गेम प्लान है, लेकिन उस गेम प्लान में मुझे नहीं लगता, और जो मेरी मालूमात भी है या जो मेरी एक दानिश में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर गेम पूरा नहीं है अपोजिशन के पास, और उसी की सरतोड़ कोशिश है। ये MQM की धमकियां देना किसी इंटरव्यू में कि जी हम छोड़ देंगे और हम यूं कर देंगे, या काफ लीग का कोई अगर रुकन कहता है, तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह का। ओवैस साहब, ये बात आपको काबिल यकीन लगती है जो इतनी खुलकर हुकूमती वजीर हैं आकर हुकूमत की को डिफेंड करते हैं, उनके जो मिजाज होते हैं टीवी शोज में, कि उसके बाद वो नून लीग को कॉल करते होंगे कि आप हमारे लिए कोई जगह बनाएं? आपको मुमकिन लगता है? नहीं, देखिए सारी बात है, यहाँ पे तो हमने बहुत कुछ देखा है। अब सब वो तो टीवी पे बता भी नहीं सकते कि होटल के अंदर क्या मनाजिर थे जब मंजूर भट्टू साहब जो है उन्होंने बार बार वो अपना असेंबली तोड़ते थे, और फिर जो लोटे की टर्म यूज हुई है तो वो यहीं पे इस्लामाबाद होटल के अंदर एक तूफान बदतमीजी होता था शाम को। उसको तो रहने देंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब खुसरो बख्तियार और उनका काफिला जो है वो अपना एक मौसमी परिंदों की तरह जो है अपनी हिमायत कहीं और झोली में डाल सकते हैं और नवाज शरीफ साहब को छोड़ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसे नहीं लगता कोई मेजर डेंट होगा। हाँ, एक है फिक्र अंगेज जो इनके पास है हुकूमत के पास, और वो बौखलाहट का शिकार भी है, वो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है। अब जहांगीर तरीन साहब क्या इतना बड़ा सियासी गैम्बल लेंगे? क्या उनको वो नून लीग के साथ बैठेंगे? और वो जब सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट से हटे थे तहरीक इंसाफ में, किंग मेकर थे वो, तो वहां से वो कौन सी पोजीशन पे आएंगे? पीपल्स पार्टी में कितना काबिल कबूल होंगे? इतनी बड़ी पोजीशन मिलेगी नहीं मिलेगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अभी भी मिसिंग लिंक्स है। ये जरूर है कि लॉन्ग मार्च को जो कोइंसाइड कर रहे हैं, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि लॉन्ग मार्च का जब प्रेशर करेंगे तो 8, 9, 10 तारीख को यहाँ पे पीपल्स पार्टी यहाँ पर आएगी, और उसके आसपास ही ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो टेबल करने का सोच रहे हैं अभी तक। ठीक, और उसके अंदर ये मुमकिन नजर आता है सियासी जुआ खेल रहे हैं, इससे ज्यादा और इससे कम कुछ नहीं है। जो दावे कर रहा है उसको आप, जो कमजोरी के दावे कर रहा है उसको आप थोड़ा मजबूती कर लें, जो मजबूती के दावे कर रहा है उसको थोड़ा कमजोर कर लें। अभी तक एक गेम है, एक असाबी जंग है, और सही। मैं ओवैस साहब, आप मुझे इजाजत दीजिएगा, मैंने एक शॉर्ट ब्रेक पे जाना है। ओवैस साहब, लेकिन आपकी इस बात के ऊपर क्या हमारी सियासत के अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, कुछ भी हो सकता है, नजर रखते हैं हुकूमती बयानात के ऊपर भी और अपोजिशन की मुलाकातों और बयानात के ऊपर भी। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे पीका के हवाले से। हुकूमत ने यू टर्न लिया है, अदालत ने सख्त रिमार्क्स दिए हैं। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम अब बात कर लेते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो कार्रवाई हुई PFUJ की तरफ से दरख्वास्त पर, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए और कहा कि ये एक तो बड़े सख्त रिमार्क्स दिए उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने कहा कि FIA को पीका में नई तरमीम के तहत गिरफ्तारियों से रोकते हैं। इसके ऊपर आपको बता देते हैं कि एक तो अपडेट ये है, कल से ज़ेर बहस है, IT के वज़ीर अमीनुल हक साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ख़त लिख दिया और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है पीका का, इस पर फ़रीक़ैन के दरमियान मुशावरत होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने इस हवाले से बड़ा ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि ये ड्रैकोनियन नज़र आता है ये कानून अभी तक। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी इस तरमीम को के हवाले से कहा गया कि इसको रेगुलेट करके नाफिज करेंगे। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब आज जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनसे सवाल हुआ, क्योंकि नाजरीन आपको याद होगा कि हम काफ़ी दिन से इसका जिक्र कर रहे हैं। पहले जो मीडिया अथॉरिटी का क़याम हुआ था या फिर अब इस कानून में तरमीम की बात हुई थी, खुलकर वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इसका दिफा किया था। आज वही कहते हैं कि वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैं अटॉर्नी जनरल से पूछूंगा इस बारे में कि जब उनके साथ मुशावरत हुई थी तो फिर उन्होंने आकर इस तरह की बात क्यों कर दी कि ये इसके ऊपर बहस की ज़रूरत है। वज़ीर कानून ने भी इसका भरपूर तरीके से, फ़रूक नसीम साहब ने दिफा किया था और ये कहा था कि बड़ी वक्त की ज़रूरत है। जिस शक्ल में इसको पेश किया गया तरमीम को, उन्होंने कहा ये वक्त की ज़रूरत है फेक न्यूज़ को ख़त्म करने के लिए, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब लेकिन हुकूमत इस मामले पर पीछे हट रही है। इस पर जो एतराज़ात सामने आ रहे थे वो मैं आपको मुख्तसरन बता देती हूँ। एक तो ये जो तरमीम की गई थी इसमें पर्सन की डेफिनेशन के ऊपर एतराज़ किया गया था, क्योंकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बात को वाजे कर चुकी है कि मुतालिका शख्स जो होता है जिसकी तौहीन की जाती है बजाते खुद वो आकर इसके ऊपर दरख्वास्त दायर कर सकता है, कोई दूसरा फरीक नहीं कर सकता। इसकी डेफिनेशन को जो हुकूमत ने चेंज किया इसके ऊपर तनकीद हो रही थी। फिर नॉन बेलेबल होना, नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार देना, इसके ऊपर बात हो रही थी। और बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा एतराज़ वो था कि इसको फौजदारी कानून में लाना, हत्क इज़्ज़त को क्रिमिनलाइज करना, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी, जिसपे आज जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के है वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा जिम्बाब्वे और युगांडा जैसे ममालिक में भी हत्क इज़्ज़त डेफेमेशन का जो कानून है उसको क्रिमिनल लॉ से निकाल दिया गया है, फौजदारी कानून से निकाल दिया गया है। तो हमारे यहाँ ये बात क्यों हो रही है? इंसानी हुकूक की तंजीमें हो, सहाफ़ती तंजीमें हो, सुप्रीम कोर्ट बार हो, इन सब की तरफ से इसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया जा रहा था। लेकिन सवाल यही है कि वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात किस बुनियाद पे कह रहे थे कि हम मुकम्मल मुशावरत के साथ इस तरमीम को लेकर आए हैं। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट भी है हमारे चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह साहब के तवस्सुत से मुझे हासिल हुई। ये समरी है कैबिनेट की, जिसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा ये मेंशन किया गया है कि IT के जो मिनिस्टर हैं वो अप्रूव कर रहे हैं सबमिशन ऑफ दिस समरी। तो हैरत की बात है कि फिर हुकूमत खुद एक पेज के ऊपर क्यों नहीं थी इस सारे मामले पे। इसके ऊपर हम बात करें। मोइस साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगी और चाहूँगी कि आप अपना पूरा टाइम लेके इसके ऊपर बात करें 2-3 पहलुओं के हवाले से। एक तो पहले तो इस पर बात कीजिएगा कि आम आदमी हमसे कहता है कि और हुकूमत भी उन्हीं के लिए केस पेश करती है जब वो TV पे आती है कि ये जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं इस तरमीम की, ये वो लोग हैं जो फेक न्यूज़ को सपोर्ट करते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि सोशल मीडिया पे किसकी इज़्ज़तें उछाल दी जाएँ, किसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाए, इसलिए ये लोग तनकीद कर रहे हैं। तो एक तो ये बताइएगा आम आदमी के लिए कि बतौर वकील आप कानूनी माहिर ये समझाइएगा कि ख़तरनाक फैक्टर्स पहलू क्या थे इस तरमीम के अंदर जो सामने आई। अब ये इतलात हैं कि वफाकी हुकूमत ने FIA को पीका के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो हम बता ही चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप साहब। देखिए मैं जरा, क्योंकि बहुत सारे इसके पहलू हैं, इसलिए मैं अगर कुछ चीजों को मिस कर दूं तो मुझे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर और हुकूमत के मौक़िफ़ को जरूर याद दिलाइएगा। मैं शुरू इस बात से करूंगा कि इन्होंने कोशिश क्या की है। इन्होंने कोशिश की है अव्वल तो 3 से 5 साल करने की, उससे कुछ नहीं होता। दूसरा, इन्होंने जो इजाजत दी है कि कोई भी इंसान कंप्लेन कर सके, वो खुद चाहे अग्रीव ना हो, ये एक खतरनाक चीज इसलिए कि इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने इदारे के पीछे छुपना चाहें तो अब ये मुमकिन होगा कि आपके इदारे का सेक्रेटरी या आपके इदारे का कोई अननोन फर्द जो है वो आपके लिए कंप्लेन कर दे और आप जाती तौर पे फिर उस कंप्लेंट के अंदर आपको हिस्सा ना बनना पड़े, आपकी जिरा ना हो, आपकी क्रॉस ना हो। दूसरी बात ये कि जो इसकी कॉग्निजेबिलिटी को चेंज किया गया। देखें, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थी, ये सबसे खतरनाक चीज है। और ये फरूक नसीम साहब ने अपने एक मखसूस अंदाज में इसको जैसे बाय द बाय फरमा दिया कि अब पुलिस के पास कंप्लेन करके आप अरेस्ट करवा लिए जाएंगे क्रिमिनल डेफेमेशन में। ये असल इशू है। कॉग्निजेबिलिटी जब एक ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होती है, जैसे कि ये पहले थी इस तरमीम से पहले, तो उसका मतलब ये होता है कि आप अगर बतौर रियासती इन्वेस्टिगेटिव इदारा आपके पास अगर कंप्लेंट आए कि मेरे खिलाफ ये जुर्म हुआ है, तो उस जुर्म को की कॉग्निसेंस लेने से पहले, उस जुर्म के ऊपर तफ्तीश करने से पहले
उस जुर्म के ऊपर मेरी या मेरे खिलाफ अगर वो इल्जाम लगा है तो मेरी किसी भी लिबर्टी पे कदगन लगाने से पहले आपने अदालत से रजू करना होता है और अदालत के सामने ये साबित करना होता है कि ये एक जुर्म हुआ है। अदालत अगर ये बात मान ले कि वो एक कॉग्निजेबिलिटी के मेयार को पुर करती है, आपका जो आपके पास सबूत है और आपके पास जो कंप्लेंट है, तो फिर अदालत आपको इजाजत देती है कि जाएं आप इस जुर्म के हवाले से कार्रवाई करें। यानी कि कोई FIA का इंस्पेक्टर या पुलिस का चीफ या कोई भी ऐसा आलेकार जो रियासत के बराह रास्त हुक्म के अंडर आता हो, वो उसके ऊपर अमल नहीं कर सकता जब तक एक जुडिशियल लेयर उस प्रोसेस को पास ना करे। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होती हैं जहां पर ये फैसला रियासत के पास ही छोड़ा जाता है, जिनकी या तो संगीनी की नौयत ऐसी होती है या इन्वेस्टिगेटिव नौयत ऐसी होती है। तो जब आपने इस फौजदारी हद तक इज्जत की कॉग्निजेबिलिटी के अंदर तरमीम कर दी, तो आपने आया कि उस इंस्पेक्टर को हक दे दिया कि वो फैसला करे कि मेरे पास जो किसी की भी लिखी हुई कंप्लेंट आई है वो जुर्म है या नहीं, और इसके ऊपर मैं कार्रवाई करने जा रहा हूं यानी कि मैं किसी को गिरफ्तार करने जा रहा हूं, यानी कि मैं किसी के घर के अंदर घुस के किसी और के लगाए गए इल्जाम पर बगैर किसी तहकीक के महज उस इल्जाम की बुनियाद पर उसको अरेस्ट करने जा रहा हूं। अब ये एक बहुत संगीन चीज है और यही ऐन मकसद है इस तरमीम का। 5 साल के लिए वो किसी को जेल में डालना नहीं चाहते, वो सिर्फ आपको सबक सिखाना चाहते हैं, और सबक जो है वो तहकीक से पहले सिखाया जाता है पाकिस्तान में। कन्विक्शन तो जरदारी साहब की भी नहीं होती, शहबाज शरीफ साहब की भी नहीं होती, कन्विक्शन तो उसकी भी नहीं होती जो कि जिसके अकाउंट के अंदर एक मरे हुए इंसान के पैसे आते हैं। कन्विक्शन पाकिस्तान को आप छोड़ दें, तो पाकिस्तान के अंदर नैब, पाकिस्तान के अंदर FIA बनती है हिरासा करने के लिए। ये जो टूल ऑफ द स्टेट होती है ये हिरासगी के लिए होती है, यानी ये जो इनका कोअर्सिव आर्म होता है, इनकी कोअर्जन के डर की वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं कवानीन। तो यहां आप कोअर्जन का आलम सोचें कि जहां एक इल्जाम के बेसिस पे एक इंस्पेक्टर आपको हिरासा कर सकता है विदाउट the courts, without any independent surveillance being able to say कि ये सही है या गलत। अब ये इसके अंदर असल मेरी नजर में इशू था। अच्छा, अब दूसरा मेजर इशू जो है वो ये है कि ये ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया। देखिए, ऑर्डिनेंस साजी का हक जो है एक तो फरसूदा है और हमारे खित्ते के अंदर मखसूस है। जब एक असेंबली एग्जिस्ट करती है तो ऑर्डिनेंस की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, और आइन भी इस फरसूदा ताकत को ही बहुत मुख्तसर तरीके से देता है और कहता है अगर इमरजेंट सर्कमस्टांसेस, इमरजेंसी है और असेंबली सेशन में नहीं है। अब आप इसकी प्लेन जबान में ये समझें कि इसका मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता जंग छिड़ गई है, लोग इस्लामाबाद आ नहीं पा रहे हैं, लोग तितर बितर मुल्क के अंदर हुए हैं, कानून साजी का अमल अशद जरूरी है, कानून पास करें तो ऑर्डिनेंस लाई जा सकती है। ऑर्डिनेंस एक आम कवानीन के ढांचे के पैरेलल स्ट्रक्चर पे कानून खड़ा करने की इजाजत नहीं देती। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये नन अदर देन चीफ डैम इंजीनियर साकिब निसार साहब के अल्फाज हैं जब वो एक मुमताज नॉन चीफ जस्टिस होते थे। उन्होंने PMDC के ऑर्डिनेंस के हवाले से ये एग्जैक्टली यही बात की थी कि ये ऑर्डिनेंस की जो ताकत है ये इटसेल्फ आउटडेटेड है और ऑर्डिनेंस साजी लेजिस्लेशन का पैरेलल नहीं हो सकती। अब देखिए, जुल्म और अफसोस ये है कि हमारे कोर्ट्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया है, इस अंडरस्टैंडिंग को कि ऑर्डिनेंसेस से आप विल ऑफ द पीपल को सबवर्ट नहीं कर सकते। एक असेंबली को आपने जानबूझ के तहलील किया, जानबूझ के असेंबली को रात में कह दिया जाएं आप यहां से, अगले दिन आपको ख्याल आया भाई बड़ी इमरजेंसी आ गई है, एक पीका के अंदर अमेंडमेंट लानी है। अब ये वाज़े बदनीयती है, आप वाज़े तौर पे बदनीयती पर मबनी आइन के एक इजाजत को एक्सपैंड कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं उस आखिरी नुक्ते पे आना चाहता हूं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें मोई साहब, मुझे अगर आप इजाजत दें, मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, वापस आके आपसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में भी और फिर जो रिमार्क्स हैं और फिर उसको देखते हुए जो मोहसिन बेग का आजकल चल रहा है उसको रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर आपका कमेंट लेती हूँ। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके दीगर मेहमानों से पूछेंगे क्या जरूरत पेश आती है ऑर्डिनेंसेस के जरिए मामला चलाने की, फिर वापस लेने की भी, जिस तरह हमने पहले भी देखा मीडिया अथॉरिटी के क्याम के हवाले से। इससे क्या साबित करना चाहती है हुकूमत? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो तरमीम पीका के हवाले से हुकूमत की तरफ से की गई थी ऑर्डिनेंस के जरिए, उस पर अब हुकूमत वापस होती हुई नजर आ रही है। कुछ वजह खास समझ नहीं आ रही कि एक बैकलैश सिर्फ वजह बना या दीगर वजूहात भी हैं इसकी, या खुद इदराक भी हुआ है हुकूमत को। मोइज साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। एक तो आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस बारे में बात करें, अदालती रिमार्क्स की भी, साथ ही फवाद चौधरी साहब का एक बयान भी मैं शामिल करती हूँ, अपना कॉमेंट इस पर भी कीजिएगा। वो कहते हैं काबीना की मंजूरी से आने वाले ऑर्डिनेंस पर एक जज को रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए। वो साथ ही कहते हैं कि नुक्ता नज़र सुना जाए, फुल बेंच बने, उस पर नुक्ता नज़र सुना जाए, फिर इसके ऊपर बात की जाए। इसको आप कैसे देखते हैं फवाद चौधरी साहब के बयान को?
पहले तो मैं ये अपनी ऑर्डिनेंस वाली बात दोहराना चाहूंगा और कहूंगा कि ऑर्डिनेंस साजी के अमल ही जब बदनीयती पर मबनी हो तो इस तरह की बातें कम से कम अदालती कार्रवाई के हवाले से नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अदालती कार्रवाई को अपने हाथ रोकने नहीं चाहिए एक ऐसे मामले पर कि जहां पे आजादी इजहार पे वार हो। देखिए, माजरत के साथ और बसद एहतराम जस्टिस मिनल्ला बहुत बहादुरी से कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं इस मामले के हवाले से, लेकिन युगांडा और जिम्बाब्वे में जो हो रहा है उससे कुछ नहीं होता। चाहे अमेरिका में भी इस चीज की इजाजत होती, चाहे इंग्लैंड में भी इस चीज की इजाजत होती, जहां के हालात हमारे वजीर आजम मुझसे बहुत ज्यादा वाकिफ हैं और वो हमें बताते भी हैं, तो भी ये काफी नहीं था जब तक कि हमारा आइन कहता है कि आजादी इजहार होगी और मुकम्मल होगी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। क्या ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है या नहीं, इसके ऊपर फैसला होना चाहिए। और जब पहले सेक्शन 20 पीका का इस अमेंडमेंट से पहले चैलेंज हुआ था तो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपना हाथ रोका था, इस बुनियाद पे रोका था कि एफआईए ने आके कहा था नहीं जी हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना देंगे, हम लोगों को ऐसे ही नहीं उठाएंगे। लेकिन जब आंच चढ़ी तो उठा लिया ऐसे ही, यानी कि आप उस वक्त अदालत को बेवकूफ बना रहे थे। और गोया कि मैं फिर ये समझूंगा कि आज भी हुकूमत पीछे नहीं हट रही, हुकूमत एक्सपोज हो रही है और हुकूमत नहीं चाहती कि उनके पर जो है वो वाज़े तौर पे एक अदालती डिक्लेरेशन से काट दिए जाएं। ये ऑर्डिनेंसेस की इलीगैलिटी जो है वो कोई अदालत डिक्लेयर ना कर दे खुदा ना खास्ता, ये बदनीयती पर मबनी असेंबली को तहलील कर देने को बदनीयती कह ना दे अदालत खुदा ना खास्ता। और इस सब के बाद अदालत फिर आपके इस अमेंडमेंट को गैर कानूनी और गैर आईनी कह ना दे खुदा ना खास्ता, क्योंकि एक दफा ये हो गया तो फिर आप सालसी नहीं कर पाएंगे कि नहीं जी हम रूल्स बना देंगे और हम इसके ऊपर गुलाबी अर्क डाल देंगे और हम किसी तरह इसके अंदर से जो बदबू आ रही है उसको कम कर देंगे, क्योंकि ये आप आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। एक्सक्यूजेस इसलिए बना रहे हैं कि इसलिए आपको पता चल गया है कि यू बीन कॉट रेड हैंडेड डूइंग समथिंग दैट इज लेस देन लीगल, दैट इज लेस देन प्रॉपर। और अदालत अगर यहां तक आ गई है तो अदालत को पूरे रास्ते जाना चाहिए और ये डिक्लेरेशन देनी चाहिए। और ये रिस्ट्रेंट महज काफी नहीं है, ये रिस्ट्रेंट वहां ठीक होती जहां एक इबाम होता कि अगर एक चीज गैर आईनी है या नहीं। यहां पे इट इज क्लियर दैट ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कदगन लगाने का हुकूमती हथकंडा है और ऑर्डिनेंसेस के तहत आने का इसका कोई जवाज नहीं है। और अगर ये कानून के तहत भी आता तो भी गलत होता। और पीएमएल नून को अपना सर शर्म से झुकाना चाहिए कि उसने ये दरवाजा न सिर्फ खोला बल्कि इसका जो पहला गैर आईनी तरीका था पीका का और पहला गैर आईनी कानून था इसको बुक्स पे लाए। मैं आपके बाकी मेहमानान से माजरत ख्वाह हूं, मैंने बहुत वक्त ले लिया। मोई साहब, ये बात आपने बिल्कुल सही की। जाते जाते आज मुझे हैरत हुई जब मरियम औरंगजेब साहबा मीडिया पे खड़े होकर कह रही थी कि एक काला कानून है और ये ऐसा कानून है और वैसा कानून है। उस वक्त तनूशर रहमान साहबा किस तरह आकर कहती थी कि इससे कोई सहाफियों की आज़ादी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही बात जो आज हुकूमत भी कहती है। सोलंकी साहब, एक तो ये ऑर्डिनेंसेज वाली जो बात है इस पर भी बात करें, दूसरा ये कि मैं ये समझने से कासिर हूँ कि मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर ये तो हो नहीं सकता कि हुकूमत जब कहती है हमारी मुशावरत हुई तो उस वक्त कोई एतराज़ किया अटर्नी जनरल का उस वक्त सामने नहीं आया होगा जब फवाद साहब आके दावा कर रहे थे कि हम सब मिल बैठे हैं और वजीर कानून भी कह रहे थे। वजह क्या होती है? कंसेंसस होता नहीं है, बाद में जब बात होती है सामने आती है, या फिर अंदाजा हो जाता है कि सिर्फ मुल्क नहीं बैरून मुल्क भी हमारे इंसानी हुकूक के हवाले से बहुत बुरा इमेज जाएगा इस हवाले से। या फिर एक वजह यह भी हो सकती है कि हुकूमत इस तरह की चीज़ों के हवाले से टीजर देती है, जब डिबेट हो टीवी पे तो फिर उसकी आड़ में आकर मुखालिफ आवाज़ों के ऊपर तनकीद भी कर दी जाती है और फिर खामोशी से पीछे एक कदम पीछे भी हो जाते हैं। वजह क्या है पूरा तरीक़ाकार जो आपको नजर आ रहा है इसमें? देखिए, हुकूमत काफ़ी अरसे से ये कह रही थी कि हम सोशल मीडिया को रेगुलेट करेंगे और मीडिया को रेगुलेट करेंगे। पीएमडीए का आपने जिक्र भी किया। तो ये जो ख्वाहिश है ये आज की नहीं है, ये इनकी पुरानी ख्वाहिश है कि ये ऐसा करना चाहते थे। लेकिन सवाल ये है कि ये अब इस वक्त इस मरहले पर क्यों हुआ? उसकी वजह सीधी सीधी जो मुराद सईद के हवाले से जो बात हुई टीवी पे एक टॉक शो में, और जिसके नतीजे में सिर्फ मुराद सईद जद में नहीं आए बल्कि वजीर आज़म साहब खुद भी आए। तो ये एक जज्बाती रद्द अमल था जो उस पुरानी ख्वाहिश पे अमल दरामद के लिए उनको महमेज मिली। अब मुझे नहीं पता कि काबीना के अंदर कितनी बात हुई, लेकिन बात यह है कि जो सियासतदान हैं वो जो अवामी रद्द-ए-अमल है उससे मुतासर होते हैं। तो अब जो ये बिल जबर जो इत्तेहादी इनके साथ शामिल हैं जैसे एमक्यूएम है, जब उन्होंने देखा कि उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा तो आपने फिर अमीनुल हक का रद्द-ए-अमल भी देख लिया। अब वैसे ऑफ द रिकॉर्ड पीटीआई के बहुत सारे एमएनएस जिनमें कुछ मिनिस्टर्स भी शामिल हैं वो खुश नहीं है इस कानून से, और ख़ास तौर पर जो बैकलैश आया है, जो रद्द-ए-अमल आया है उसके बाद। अब आप ये देखें कि अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं
कि इस हालत में ये जो कानून है, ऑर्डिनेंस है, ये ड्रैकोनियन होगा, गलत होगा, और वो अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात भी की, तो उस मुलाकात में क्या हुआ होगा? यकीनी तौर पर वजीर आजम को भी एहसास दिलाया होगा कि भाई ये तो हम बहुत बुरे फंसे हैं। पहले ही जो है वो अदम एतमाद और जी वो और बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, उसमें आपने जो है वो नए और मसाइल पैदा कर लिए। तो जो असल बात है वो वही है जो मुइज़ जाफरी कह रहे हैं। जो तमाम इदारे हैं जिनमें अदलिया भी शामिल है, उन्होंने हलफ लिया हुआ है आइन का, और आइन के अंदर जो बुनियादी हुकूक हैं, जो 20 आर्टिकल हैं 8 से लेकर 28 तक, वो आइन की रूह है। और उसमें आर्टिकल 8 में वाज़े तौर पर लिखा है कि कोई कानून इस मुल्क में बन ही नहीं सकता, ये तो ऑर्डिनेंस है। आप आइन में भी तरमीम करके अगर आप बुनियादी हुकूक के खिलाफ कोई कानून बनाते हैं तो उसको जो है वो गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। तो जजेस ने, अदलिया ने एक आईनी काम किया है, उन्हें इंतजार नहीं करना कि काबीना क्या कहती है। अच्छा, तो वैसा एक ये भी हकीकत है कि हमारे यहाँ हतक इज़्ज़त के हवाले से कवानीन हमेशा ज़ेरे बहस रहते हैं। यही हमारे लोग होते हैं, दूसरे ममालिक में इनको बड़े बड़े हर्जाने अदा करने पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर खुलेआम एक दूसरे की तज़हीक भी होती है। हुकूमत के दिल के बहुत करीब एक मामला ये रहा है, इसके ऊपर बात भी हो रही है कि एक तो पर्सनल अटैक्स जो होते रहे, मुराद सईद साहब वाला भी जो मामला था, लेकिन खातून अव्वल के हवाले से भी कुछ सोशल मीडिया कैंपेन्स के हवाले से गिरफ्तारी भी अमल में आई है। तो एक जेन्युइन कोशिश भी हुकूमत के हवाले से आपको लगती है कि ये जितना एक तूफान बदतमीजी खड़ा होने लगा है उससे वो उनको इफेक्ट कर रहा है जेन्युइनली, या वही बात है कि इजहार राय के ऊपर ही कदगन है? क्या आप कैसे देख रहे हैं इसको? अब सब काफी सैर हासिल गुफ्तगू की है जो मेरे दोनों साथी हैं। मेरे ख्याल में नहीं कि मेरा और आपका उसमें कोई बनता है, मतलब इन सेंस कि आई थिंक कि मुइज़ जाफरी साहब ने काफी वैलिड पॉइंट्स रेज किए हैं और डिटेल में बात की है, और इस पे हम काफी दिन से बात करते रहे हैं, तो वो रिपीटेशन ही होगी। तो आप ये टाइम और दूसरे टॉपिक में ले लीजिए। अच्छा, वैसे मैं इन जनरल आपसे जानना चाह रही थी, वैसे आप क्योंकि तनकीद ये हो रही है हुकूमत के ऊपर कि ये एक बड़ा फाशिस्ट किस्म का रवैया है, तो मैं दूसरी साइड का एक पॉइंट ये सामने रखते हुए कि इस चीज़ से वो इफेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा खातून अव्वल है, वो सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, उनके बारे में क्यों डिबेट हो रही है? उस लिहाज से आप कहीं ना कहीं समझते हैं कि इसलिए उनका जोर है? वैसा अगर आप कॉमेंट करना चाहें। अफसा, ये तूफान बदतमीजी जो है, मैं बिल्कुल काउंटर आर्गुमेंट देता हूँ। मैंने तो एक जर्नलिस्ट रहनुमा के तौर पे और एक्टिविस्ट के तौर पे मुस्तकिल टीवी शोज में डिफेंड कर लिया ना, मैं काउंटर आर्गुमेंट देता हूँ। ये जो खातून अव्वल और ये जो गैर जिम्मेदार बयानात टीवी टॉक शोज में एक दूसरे से सबकत ले जाना, ये भी कोई सही रविश नहीं है। और मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जिम्मेदारी की बात है, लेकिन उस गैर जिम्मेदारी के बयानात पर आप एक ऑर्डिनेंस पास करें, और ऑर्डिनेंस जो है हमारी नजर में वो आप मशावरत के बगैर करते हैं। जब मशावरत के बगैर करते हैं, बाईपास करके करते हैं, तो फिर उसके इंटेंट पे डाउट होता है, और जब इंटेंट पे डाउट होता है तो इसका मतलब है आर्बिट्रेरी है। और आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि ये जो है वो मार्शल की तौर उसमें है कि जी आप ये ड्रैकोनियन की तरफ जाएगा, आप किसी को कोई समझते नहीं है। मतलब इन सेंस कि ये देखिए ना, डिफेमेशन लॉ है, पीपीसी का 499 है, 500 है। कभी आपने देखा कि एफआईए की कैपेबिलिटी क्या है? एफआईए की कैपेबिलिटी तो ये है कि पिछले साल 1,02,000 केस के करीब कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, 15,000 केस उसमें से उन्होंने सिर्फ फॉरवर्ड किए हैं। ना उनको प्रोसिक्यूशन की तमीज है, ना उनके पास खवातीन कोई ऐसी स्टाफर्स हैं। आप देखें ना, 9 बजे अगर कहीं एफआईआर दर्ज होती है तो 9:30 बजे वो बगैर सर्च वारंट के चले जाते हैं रेड करने। तो गंगा उल्टी हुई है। और हमारे यहाँ हमारे मीडिया हाउसेज में भी या हमारे कुछ जो सहाफती साथी हैं, उन्होंने भी एक बारीक लकीर जो होती है जर्नलिज्म और एक्टिविज्म के दरमियान वो पार की हुई है, और ये तल्ख और ये कहना चाहिए। और हमारे बहुत करीबी साथी हैं वो लोग। ये तो एक इस तरह का इंतशार हुआ है, मैड हाउस हुआ है ये पाकिस्तान के अंदर, जहां पे आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। ये कोई बाहर से बुश नहीं कह रहा, दो एक्सट्रीम्स ये तो लोग और तहरीक इंसाफ और गैर रियासती अनासिर और इदारे
रोजाना की बुनियाद पर आपको कहते हैं। तो हाशिए इतने गहरे खिंच चुके हैं कि उसके अंदर धुंध इतनी हुई है, कोहर इतनी छाई हुई है कि उसके अंदर कोई सैनिटी में कुछ वजाहत समझ नहीं आती। बिल्कुल तो एफर्ट करनी पड़ती है, जो बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के लिए आपको अपनी इज्जत बचानी पड़ेगी और एक न्यूट्रलिटी दिखाने के लिए बिल्कुल इटसेल्फ एक बड़ी डिबेट है जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली, और यही सही अप्रोच भी होती है। अवैस साहब एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, फिर हम साहब के रूस के दौरे के हवाले से अवैस साहब आपका खास तौर पे कमेंट के इंतजार में है। एक ब्रेक, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के हवाले से। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के हवाले से। इसके बारे में दो बातें की जा रही हैं। एक ये कहा जा रहा है कि जो टाइमिंग है इस विजिट की, ये यूक्रेन के साथ जो तनाज़ा चल रहा है इस वक्त रूस का, उस हवाले से ये इल टाइम्ड है, वक्त इसका ठीक नहीं है। दूसरी बात जो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की वो ये है कि इसका ये पहले से तयशुदा था विजिट, और ये जो यूक्रेन क्राइसिस की इमरजेंसी से पहले से तयशुदा था, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। वैसा पहले आप अपनी बात कीजिएगा। जो वार्म अप इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर साहब का हुआ रशियन टीवी के साथ, उसमें उन्होंने बात एक वाजे कर दी, और जो उनका वैसे भी अमूमी तौर पे ख्याल है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता, वो समझते पीसफुल हल निकलना चाहिए रशिया और यूक्रेन के दरमियान। इसके बाद आप समझते हैं इस वाजे बयान के बाद कि तवक्को रखी जाए कि इस हवाले से ही इसको देखा जाएगा, या फिर मजीद इसके साथ शामिल रहेगा ये यूक्रेन के साथ क्राइसिस, प्राइम मिनिस्टर साहब के इस दौरे को उसी हवाले से देखा जाएगा? क्या समझते हैं आप? देखिए आरटी जो है वो स्टेट ओन टीवी है, तो जाहिर बात है उनकी जो खातून एंकर थी वो बार बार स्पेसिफिक सवाल में चाह रही थी कि स्पेसिफिक्स पे बात करें, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया। ये भी एक बड़ा जेनेरिक बात है, इसकी मर्जी है कि आप यूक्रेन में ले जाएं, इसकी मर्जी है कि आप युगांडा में ले जाएं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं नहीं समझता कि ये पाबंदी होगी कि आप मॉस्को के अंदर जाएं और यूक्रेन जो एक बिल्कुल लावा पक रहा है, पूरी वेस्टर्न जो दुनिया है वो इस वक्त प्यूटन के गले में फंदा डालने के लिए तैयार है। लेकिन प्यूटन जो है वो नॉन है अनप्रेडिक्टेबल हरकत करने के लिए, और वो चाहे बाहर जितने भी मुतनाज़े हों, अंदरूनी तौर पे रशियन सोसाइटी के लिए वो एक ऐसे स्टेटमेंट के तौर पे देखे जाते हैं कि वो उनको लॉस्ट जो ग्लोरी है सोवियत यूनियन एम्पायर की वो वापस लाके दे देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि वो पॉपुलर भी हैं और उनके खिलाफ हेट भी है। तो इमरान खान साहब जाएंगे तो वो शोकेसिंग उनकी करेंगे इमरान खान साहब की, और बहुत ज्यादा आओ भगत करेंगे, और जो हमारी इत्तलात हैं उनको क्रेमलिन के अंदर बाकायदा खास खाने वगैरह भी उसका एहतमाम होगा, क्योंकि इस वक्त वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है प्यूटन। लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छी जो बात है वो ये कि कोल्ड वॉर के दो जो हरीफ थे वो आपस में मिल रहे हैं, और ये कोई सिर्फ आज की बात नहीं है, ये तो पिछले 15 साल से एफर्ट्स हो रही है। और इसके अंदर जनरल राहिल शरीफ भी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी, जनरल मुशर्रफ, जरदारी साहब, जिस वक्त सोवियत यूनियन क्रम्बल किया है उसके बाद जाहिर बात है कि उसकी कम्युनिज्म का भी जो एक हिसार था वो भी खत्म हुआ, और यहाँ पे जो इंतहा पसंद है उन्होंने भी कोई सुकून का सांस लिया। वरना उससे पहले तो वो पाकिस्तान के अंदर हर कम्युनिस्ट को एथिस्ट कहते थे और हर कम्युनिस्ट को एंटी स्टेट कहते थे, और इसी वजह से रशिया से कभी जो बेल है वो मंडी नहीं कभी, और सारा हमारा टिल्ट लियाकत अली खान साहब से लेकर आखिर तक वो हमारा अमेरिका रहा। तो मैं समझता हूँ कि एक नया ब्लॉक बन रहा है, अनअनाउंस्ड है, वो है चाइना और रशिया और पाकिस्तान, और अमेरिका का टिल्ट इंडिया की तरफ है, लेकिन अमेरिका के साथ आपका वर्किंग रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन ये ब्लॉक अनअनाउंस्ड है। इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ आप हासिल भी कर सकते हैं और बहुत कुछ हासिल भी नहीं कर सकते। जो की है वो है अफगानिस्तान की सिक्योरिटी इंटीग्रल पार्ट है, और वही चाइना की वरी है, वही पाकिस्तान की है, और वही रशिया की है। रशिया के जो फॉर्मर सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उसमें से 3 की बॉर्डर भी लगती है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की और उज्बेकिस्तान की, वो अफगानिस्तान से लगती है। वहाँ दाइश है, वहाँ पे उज्बेक्स मिलिटेंट्स हैं, वहाँ पे उगर चाइनीज है। वो किसी तरह चाह रहे हैं कि यहाँ पे रसाई मिले, गर्म पानी तक रसाई भी मिले और गैस पाइपलाइन की भी रसाई मिले। तो
बहुत कुछ पुतिन को भी चाहिए और हमें पैसा चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके लिए कंड्यूसिव सिक्योर्ड माहौल चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक सिर्फ कंप्लीट होगा गैस पाइपलाइन का मुआहदा मेरे ख्याल में पाए तकमील तक पहुंचेगा, लेकिन अच्छा दौरा है टाइम का, मुझे समझता है इतनी उसकी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। ठीक, मैं तो वक्त थोड़ा कम है तो अब चाहूंगी मैं सोलंकी साहब पहले आपसे, आप लोग जरा मुख्तसर एक कमेंट इसके ऊपर कर दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। दो तरह की बातें हैं सोलंकी साहब, कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये बात करते हैं कि कहीं पुतिन अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे प्राइम मिनिस्टर साहब के इस दौरे को, लेकिन दूसरी तरफ हमने यूक्रेन से सॉलिडेरिटी का इजहार भी कर दिया, तो डिप्लोमेटिकली आप समझते हैं बैलेंस हो रही हैं चीजें या ज्यादा मोहतात रहना होगा सोलंकी साहब? इसमें किसी को शक नहीं है कि रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए और ये मुझे मालूम है कि ये दौरा जो है इसकी दरख्वास्त हमने खुद की थी कि हमें इनवाइट करें, लेकिन अब जबकि सारी दुनिया और ख़ासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड जिनके साथ हमारे मुआशी मुफादात ज़्यादा गहरे हैं वो एक तरह से उनके ख़िलाफ़ है, ऐसे वक्त जब रूस ने एक तरह से अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी है एक दूसरे मुल्क में, तो इसका जो मतलब है वो बिल्कुल गलत लिया जाएगा। और जो गैस पाइपलाइन के लिए भी जो बात हो रही है, मुझे खदशा ये है कि जो पाबंदियां लगेंगी तो अगर हम मुआहदा कर भी लेते हैं रूस के साथ तो उसका फायदा कोई नहीं होगा। मोहित साहब, आपका कोई कमेंट, एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी इस दौरे से? जी, मेरे ख्याल से इमरान खान साहब रूस को और यूक्रेन को हम सबसे बहुत बेहतर जानते हैं और हमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो जो फैसले कर रहे हैं वो दुरुस्ती कर रहे होंगे। दुरुस्ती कर रहे होंगे, बिल्कुल सही है। कल मुलाकात होगी तो फिर इस बारे में हम मजीद बात कर पाएंगे। मोइज़ जाफरी साहब, उवैस तौहीद, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप तीनों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कल हम तफसीली प्रोग्राम लेके आएंगे और नज़रें होंगी यकीनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब की रशियन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात के हवाले से। हमारे कॉलीग्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से हम लाइव रिपोर्ट्स भी हासिल करेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।